नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BMS एंड बियॉन्ड में। आज हम देखने वाले क्रिया शरीर के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स IMP टॉपिक्स पेपर 2 के। और इसमें हम पार्ट ए पार्ट बी आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों भी देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें नए स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करना ज़रूरी है कि पहली बात मतलब कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिलेगा। दूसरा डाउट, क्या ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है? तो हाँ, इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि ये NCISM की ब्लूप्रिंट से मैंने स्टडी करके वहाँ से रिसर्च करके ये PDF बनाई है। तो इंडिया के सारे ही BMS कॉलेजेस NCISM को ही फॉलो करते हैं, तो आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी से आएगा। तीसरी चीज़, मेरा ये सिर्फ दावा नहीं है, मेरी गारंटी है कि मोर देन 90% क्वेश्चन इसी PDF से आएंगे, क्रिया शरीर के पेपर 2 से। सो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। सिर्फ PDF आप देखने से आपको समझ में नहीं आ जाएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, उनको देख करके ही आपको अच्छे से एक आइडिया आएगा। और एक चौथी बात मुझे एडिशनल बोलनी है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पूरा ही सिलेबस यहाँ पे बता दे रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं है, पूरा ही सिलेबस यहाँ पे छाप दिया है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पर मुझे बात एक क्लियर करनी है। देखो, मेरा काम बहुत प्रॉपर है और मैं प्रॉपरली काम करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कुछ 2-3 टॉपिक दे दूँ, बोला प्रिपेयर कर लूँ, तो क्या गारंटी उसी में से आएगा? क्या गारंटी उसी में से आएगा? एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है ना। इसीलिए ये सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा मैंने सिलेबस नहीं छापा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो धातु यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये मैंने पॉइंट निकाले अपने नोट्स के बेसिस पे। मैंने जो नोट्स बनाए उसके बेसिस पे मैंने ये पॉइंट निकाले। आप देख लीजिए, आपको कहीं भी ऐसा सिलेबस नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा दावा है, कहाँ मिलेगा आपको? ये मेरे नोट से मैंने निकाला हुआ है। और मैंने ये इस तरह से बनाया है कि मैंने उल्टा आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, मैंने आपके साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया है। अब देखिए, अगर मैं ओवरऑल सारे ही टॉपिक्स को अगर टच कर लूँ, उनका अच्छे से आपको एक एनालिसिस दे के उनका निचोड़ बता दूँ, उसका उसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो बता दूँ, और सारे ही टच हो जाए, तो आपका ही जो यहाँ पर पेपर आने वाला है, वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस है। आप सिक्योर रहोगे ऑल 360 डिग्री डायरेक्शन से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जवाब उन बच्चों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो कि बोल रहे थे कि IMP ही इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये तो सब यहाँ पर पूरा सिलेबस ही छाप रहे। देख लीजिए आंखें खोल के, ये कुछ सिलेबस नहीं छापा गया है। यहाँ पे आप NCISM का ब्लूप्रिंट निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं छापा है, मैंने मेरे ही नोट्स के बेसिस पे ये सब चीज़ें बनाई हुई है। और एक बात इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सैम्पल पेपर्स कब आने वाले। जल्द आएंगे, नेक्स्ट वीक से हमारे सैम्पल पेपर शुरू हो रहे हैं, और मैं एक झटके में फास्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले ही एक्चुअली आ जाने चाहिए थे, लेकिन अपना ये IMP टॉपिक्स का थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, और आज ये IMP टॉपिक्स का लास्ट वीडियो है। संस्कृत के पेपर 2 का IMP का वीडियो हमारा नहीं आने वाला है, क्योंकि संस्कृत के पेपर 2 का डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन पेपर से ही आपको उसकी एक आइडिया मैं दिला दूंगा, उसका कुछ अलग से पेपर पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके रिगार्डिंग भी संस्कृत के पेपर 2 को कैसे आपको डील करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 के लिए, संस्कृत के लिए। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और अभी फ़िलहाल हम क्रिया शरीर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पेपर 2 का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है हमारा धातु पार्ट ए का, जिसके मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, 60 मार्क्स है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखना है आपको धातु पोषण न्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 धातु पोषण न्याय आपको यहाँ पर ज़रूर करने हैं। वो कौन से धातु पोषण न्याय है? पहला है क्षीरदधि न्याय, दूसरा है केदारी कुल्या न्याय, और तीसरा खले कपोत न्याय। ये आपको करना है। उसके बाद आपके सेकंड से लेकर के 8th जो चैप्टर है वो सारे धातुओं के चैप्टर है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। अब मैंने इन धातुओं को स्टडी करने के मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, मोस्ट
एक्सक्लूसिव चीज़ है जो कि सिर्फ आपको मेरे नोट्स में मिलेगी। मैंने इसके 13 बढ़िया पॉइंट्स निकाले हैं और बहुत सीक्वेंस के साथ मैंने पढ़ाई करके अच्छे से निकाले हैं। आप देख सकते हैं, आपको ऐसे इस सीक्वेंस में पॉइंट्स शायद ही किसी बुक में इतना प्रॉपर आपको मिलेगा। और ये मैंने खुद क्राफ्ट किया है, इसमें मेरा क्या है, मेरी वैल्यू बहुत सारी एडेड है। जिनको लगता है ना कि मैं सेम से मेरा सिलेबस छाप रहा हूँ, मैं कोई सेम सिलेबस नहीं छाप रहा हूँ, ये मेरे नोट्स के पॉइंट है। आपको अगर प्रूफ चाहिए मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको मेरे नोट्स का सैंपल वहाँ पे भेज दूँगा। मुझे कोई आपको फंसाने में ये नहीं है, मैं बिल्कुल सच्चाई से काम करना जानता हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ। किसी को फंसाना और फंसना ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। आपका कोई मुझे नुकसान नहीं करना है, आपका मुझे फ़ायदा ही करना है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बना रहा हूँ। मेरा भी सेकेंड ईयर का पढ़ाई है, मेरा भी सब कुछ है, मैं मैनेज करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, इतने धातु जो है इनको हमें स्टडी करना है, इन सभी धातुओं को ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कि मैंने खुद क्राफ्ट किए हैं, जो कि मैंने खुद ही इसका सीक्वेंस ये किया है। तो कौन से पॉइंट है देखिए, निरुक्ति, पर्याय, स्थान, आश्रय आश्रयी संबंध, पंचभौतिक संगठन, प्रकार, परिणमन, गुण, प्रमाण, कार्य, उपधातु, उसके बाद मल और विकृति। अब विकृति में दो पॉइंट आते हैं, एक होता है वृद्धि, एक होता है क्षय। अब वृद्धि, अगर आप सिर्फ वृद्धि देख रहे हैं तो उसके कारण, लक्षण और उपचार, और अगर क्षय भी देख रहे हैं तो उसका कारण, लक्षण, उपचार, इस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये पैटर्न, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th टॉपिक, दैट इज आश्रय आश्रयी भाव, आश्रय आश्रयी संबंध। ये आपको करना है किस दोष का किस धातु से, किस मल से कैसा आश्रय आश्रयी संबंध है। तो इसमें इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग दोष धातु मला, और उसमें वात दोष का आपको एक्सेप्शन, अपवाद आपको ज़रूर वहाँ पर प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ओजस, दैट इज़ ओज। अब ओज का मैंने स्पेशल पॉइंट्स निकाले जो कि 10 है, तो आपको इन पॉइंट्स के बेसिस पे इसको करना है। अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिलेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि इतना प्रॉपरली अगर आप लिखोगे तो क्यों नहीं देगा एग्जामिनर आपको मार्क्स। मुझे मिले हैं, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मेरी मार्कशीट है, मैंने अपलोड की है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे जनों ने देखी भी होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे से हर पॉइंट को कवर करके एग्जामिनेशन पेपर में लिखोगे, तो आपको कोई भी जो है एग्जामिनर अगर आपका चेक करेगा तो आपको अच्छे मार्क्स ही डालेगा बेटा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो ओज के कौन से पॉइंट, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, पर्याय, स्थान, पंचभौतिक संगठन, आश्रय आश्रयी संबंध, प्रकार, परिणमन, गुण, प्रमाण और कार्य, इतनी चीज़ें आपको करनी है। और एक बात, मैं एक वीडियो स्पेशल एक और कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है फॉर मैक्सिमम मार्क्स, पेपर से रिलेटेड कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट टिप्स, ये भी इससे रिलेटेड भी बनाऊँगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मोर हेल्पफुल कंटेंट इज़ लोडिंग एंड कमिंग इन फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में वो कंटेंट आएगा। रोज़ मैं एक वीडियो आज से प्रॉमिस करता हूँ, एक ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, ठीक है। आज से रोज़ एक वीडियो आएगा, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपधातु। उपधातु में हमें धातु के उपधातु करने हैं, उपधातु निर्माण की प्रक्रिया देखनी है, और उपधातु का श्लोक करना है। ऑप्शनल कौन सा श्लोक है वो, रसाद रक्तम ततो मासम असृज कंडरा शिरा मासात वसा त्वचा षट्च मेदसह स्नायु संभव, ये श्लोक है। इस श्लोक से आपको कौन से धातु के कौन से उपधातु है ये लर्न हो जाएगा। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, मतलब एक ट्रिक के जैसे श्लोक को याद कर सकते हैं, जिससे आपको दोष के धातु के उपधातु भी लर्न हो जाएंगे। तो मेरी तो यही आपको रिकमेंडेशन होगा कि ये श्लोक आप करके जाइए। तो छोटा सा चैप्टर है, और धातु और उपधातु में डिफरेंस, ये टॉपिक, ये पॉइंट मेरा लिखना यहाँ पर रह गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ में कुछ लिखते समय अगर मिस हो जाता है ना, इसलिए आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन धातु एंड उपधातु। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मला एंड इट्स फिजियोलॉजी, किस तरह से मल बनते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है बनने की, और त्रिमल विवेचन, वही आ गया पुरुष,
मूत्र और स्वेद, ये त्रिमलों का आपको अच्छे से विवेचन करना है। उसके बाद धातु मल, मतलब हर एक धातु का अपना मल होता है, वो भी आपको देखना है। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अस्थि धातु, अस्थि का क्या मल है? अस्थि का मल है, क्या है? नख और हमारा केश, ठीक है। उसी तरह से अस्थि का उपधातु क्या है? अस्थि का उपधातु कुछ आचार्यों ने दंत माना है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंद्रिय विज्ञान। अबे यार भाई, पदार्थ में भी आ गया, संहिता में भी आ गया, अब क्रिया में भी आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसको प्रिपेयर कर लोगे ना तो आपको फिर से इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इंद्रिय, इस चीज़ को आप सीरियसली ले लीजिए। क्या ही आएगा इसमें? वही घिसी पिटी चीज़ आएगी। फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पंच ज्ञानेंद्रिय, फिजियोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही चीज़। और फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्मेंद्रिय, इंद्रिय पंचक। और क्या आएगा भाई? इसी पैटर्न में चीज़ें घूमती रहेगी। तो एक बार आप इसको पढ़ के ख़त्म करके रख दीजिए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपको आ जाएगा। इतना ये बिल्कुल आसान ही है, कठिन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मनस, मन। अब ये मन भी हमको इससे पहले आया है। कहाँ पर आया है? ये मन हमें आया है पदार्थ विज्ञान में, और ये मन हमें चरक संहिता में भी आया है। अब मुझे पता नहीं, आपके सूत्र स्थान में अगर आप देखोगे तो ये चरक संहिता का ही है। मन के विषय अर्थ चरक संहिता में है मेरे हिसाब से, आप देख लेना। मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो, मुझे शायद अभी याद नहीं आ रहा, ऐसा दिमाग में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। लेकिन पदार्थ में तो ये पक्का है, और यहाँ पर क्रिया में भी ये दिया हुआ है पार्ट 2 में। तो मनस में क्या करना है आपको? उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ऑफ मनस, मतलब मन के विषय या फिर मन के अर्थ, यही इसका मीनिंग होता है। और उसके बाद आपको मनोवह स्रोतस की फिजियोलॉजी आपको देखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आत्मा उसके नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आत्मा हमें आता है, किस में आता है आत्मा? पदार्थ विज्ञान में भी आता है, यहाँ पर क्रिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा बिल्कुल आप ये पदार्थ में भी पढ़े होगे। डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पदार्थ में ही आपको मिलेगा। पदार्थ से पढ़िए, जो टॉपिक क्रिया में आ रहे हैं वो पदार्थ में भी है, तो पदार्थ से ही पढ़िए। पदार्थ से आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगी, क्योंकि वो मतलब मेन टॉपिक पदार्थ का ही बोलेंगे, नहीं आत्मा हो गया, मन हो गया, ये मेन टॉपिक पदार्थ के ही बोलेंगे, है ना। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर उसको उस तरह से डिवाइड किया जाए तो डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा ये करना है। उसको करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ आत्मा इन लिविंग बॉडी, ये भी आपको एक देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा निद्रा व स्वप्न। अब इस निद्रा व स्वप्न में अगर हम बात करेंगे तो निद्रोत्पत्ति एक चीज़ है, कि निद्रा की उत्पत्ति किस तरह से होती है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, कि निद्रा किस तरह से उत्पन्न होगी, निद्रा की उत्पत्ति किस तरह से होगी, तो ये आपको करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निद्रा के प्रकार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका शायद एक ट्रिक बनाया था, तस्मस AVR, तस्मस AVR, तमो भवा निद्रा, श्लेष्म समुद्भवा निद्रा, मन श्रम संभवा निद्रा, शरीर श्रम संभवा निद्रा, आगंतुज निद्रा, व्याधानुवर्तिनी निद्रा, रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा, है ना। ऐसे कुछ 7 प्रकार बताए आचार्य चरक ने निद्रा के। तो मैंने इस तरह से इसकी ट्रिक बनाई थी, मुझे याद आ गया, तो मैंने एकदम आपको एकदम शॉर्ट में एकदम ऐसा बता दिया, ठीक है। तो निद्रा के प्रकार हो गए। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा, ये भी आपको देखना है, फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। अब उसके बाद स्वप्नों उत्पत्ति आपको देखना है, कि स्वप्नों की उत्पत्ति किस तरह से होती है ना। जैसे कि निद्रा की उत्पत्ति की हमने फिजियोलॉजी देखी, उसी तरह से स्वप्न की उत्पत्ति की फिजियोलॉजी भी आपको करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्वप्न, है ना, दृष्ट स्वप्न, श्रुत स्वप्न, अनुभव किए हुए स्वप्न, ऐसे स्वप्नों के भी टाइप्स वहाँ पे वर्णन किए हुए, तो ये कीजिए। तो इस निद्रा व स्वप्न, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, इससे क्वेश्चन फंसेगा, हाँ फंसेगा, क्योंकि ये इतना आज तक ऐसी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे तो बहुत प्रीडोमिनेंटली नहीं आया है, लेकिन 2-3 साल से ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मॉडर्न में भी आपको स्लीप आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये निद्रा व स्वप्न, इसको अच्छे से करना है। उसके बाद उसी के साथ साथ हमारा क्या हो गया, पार्ट A फिनिश हो गया, जो कि आयुर्वेदिक पार्ट था। उसके बाद हम आगे पार्ट B के ऊपर, जो कि है 40 मार्क्स का, और इसमें क्या आता है, मॉडर्न। तो
मॉडर्न में सबसे पहली चीज़ क्या है, हीमोपोएटिक सिस्टम। भाई साहब ये एक चैप्टर नहीं है, एक यूनिट है, ये बहुत बहुत बड़ा है और इसको आपको टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे अगर आप इसको अभी तक प्रिपेयर नहीं किए होंगे। मैं तो इस चीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुझे आशा है कि आप प्रिपेयर करके बैठे होंगे, लेकिन अगर नहीं बैठे तो ये आप कीजिए प्रिपेयर, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको एक दिन तो पूरा कम से कम खींच तान के देना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी इसको 2 दिन तो लगे थे जब मैंने पहली बार इसको प्रिपेयर किया था। तो इसमें सबसे पहला हमें क्या करना है, ब्लड के कंपोजिशन और ब्लड का फंक्शन हमें देखना है, ब्लड सेल्स का डिस्क्रिप्शन देखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का। ठीक है, उसके बाद हमें पोएसिस मतलब निर्माण फॉर्मेशन, हीमोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूकोपोएसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और थ्रोम्बोपोएसिस मतलब प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, ये किस तरह से होता है। आरबीसी फॉर्मेशन, हीमोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन और थ्रोम्बोपोएसिस प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इनके फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी क्या है और इनके स्टेजेस और डेवलपमेंट क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के, तो ये यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हमें बोन मैरो देखना है, उसका कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो। उसमें भी बोन मैरो दो प्रकार के, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो, ये भी आपको यहाँ पर इस तरह से देख लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की क्या चेन्स है, अल्फा चेन, बीटा चेन, जो भी है हीमोग्लोबिन के बारे में ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। उसके बाद एंटीकोआगुलेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। और जो चीज़ें आपको ऐसे क्यू में एल क्यू में नहीं आएंगी वो एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको सभी करना है ये सब चीज़ें। ब्लड ग्रुपिंग आपको करना है, ब्लड ग्रुपिंग में ए बी ओ, एंटीजन प्लस माइनस एंटीबॉडी जो भी है ये आपको पढ़ डालना है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको पढ़ डालना है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद एक लास्ट टॉपिक दिया एनीमिया जॉन्डिस, इस पे तो मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन क्या है मतलब मैंने आज तक जितने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, इसमें तो एनीमिया जॉन्डिस नहीं आया, लेकिन क्योंकि सिलेबस में दिया था इसलिए मैंने आप इसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप इसको एक ब्रीफ इसको पढ़ के चले जाइए, क्योंकि अगर इन केस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया तो यहाँ पर एग्जामिनर डाल सकता है, तो एक रीडिंग आप इसको करके जाइए, इतना भी कठिन यहाँ पर ये नहीं है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ तो पूछेगा भाई इम्यूनिटी से। वो इम्यूनिटी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमको भी इम्यूनिटी से क्वेश्चन आया था, तो मेक श्योर इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपको क्या देखना है, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इननेट, एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल। उसके बाद डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, है ना, जो भी एक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इम्यूनिटी में वो आपको देख लेना है। उसमें आपको ह्यूमोरल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखना है और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी देखनी है। उसके बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी देखनी है, उसमें एलर्जी भी आ जाती है। उसके बाद आपको क्या देखना है, थर्ड पॉइंट है आपका सीवीएस फिजियोलॉजी। भाई मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, मतलब मेरा फेवरेट था ये सीवीएस की फिजियोलॉजी, शायद आपका भी होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आपको बिल्कुल करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सीवीएस करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में जैसे रेस्पिरेटरी एंडोक्राइन सिस्टम में बताया था कि फंक्शनल एनाटॉमी का क्या मतलब है। फंक्शनल एनाटॉमी मतलब जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उनका उस सिस्टम में सीक्वेंस वाइज उनका क्या फंक्शन है वो एक साइंटिफिक मैनर में बताते जाना, यही आप एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोल सकते हैं फंक्शनल एनाटॉमी की। तो इस तरह से आपको आपका नॉलेज यूज़ करते हुए, आपने जो पढ़ा है वो यूज़ करते हुए आपको पेपर में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सीवीएस लिखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किससे रिलेटेड, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सीवीएस से रिलेटेड, आपको डायरेक्टली पूछ देगा वो कि राइट द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सीवीएस, यही क्वेश्चन आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा, उसको अगर सीवीएस की फंक्शनल एनाटॉमी पूछनी है वो सीधा पूछेगा ना, उसमें उसको उल्टा पूछने वाली कोई बात नहीं है कि अलग कोई वर्ड, इसमें कोई वर्ड ट्विस्ट ही नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ है, इसमें कोई शब्द घुमाने वाली बात नहीं है। इनकेस आपको कन्फ्यूजन अगर है इसलिए मैंने ये आपको बताया। उसके बाद कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड विनस रिटर्न और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईसीजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। उसके बाद हार्ट रेट और उसका रेगुलेशन, आर्टेरियल पल्स और सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड इट्स कंट्रोल,
ये भी आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाते हैं मसल फिजियोलॉजी की तरफ, मसल फिजियोलॉजी में कंपैरिजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ये आप एक पॉइंट कर लीजिए, ये आपको 3-4 घंटे में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये भी 2-3 घंटे में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल करके जाइए। पिछली बार फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आए। तो अगर आए तो आप लिखते आना चाहिए, इस पे मैंने मेहनत की थी। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये ज़रूर आपको ज़रूर करना है। उसके बाद अगर देखें एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू में आपको क्या करना है, लाइपोप्रोटीन देखने हैं, जैसे कि VLDL, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, और मतलब है ना हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स, ये कुछ चीज़ें आपको करके जानी है। उसके बाद स्किन, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स, इनके क्या देखने हैं, फंक्शंस, वही दे रखा है यहाँ पर कि फंक्शंस ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आया था मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, जिसमें हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो मैंने एक क्या बोलते एक चार्ट भी वहाँ पर मैं ड्रॉ करके आया था, वैसा चार्ट नहीं रहता क्या, चार्ट एक्सिस जो भी है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, तो वो मैं ड्रॉ करके आया था वहाँ पे। तो ओव्यूलेशन आपको देखना है, करना है अच्छे से, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, oogenesis करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है। ये बिल्कुल नीट में आप जैसे पढ़े थे बस उसी तरह से करना है, कुछ ज़्यादा उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, और उतनी बहुत तो आप कर ही सकते हैं, उतने आप इंटेलिजेंट है ही, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा आगे बढ़ जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किडनी वाला। तो इसमें आप क्या है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जिस तरह से मैंने CVS का फंक्शनल एनाटॉमी का डेफिनेशन होता है उसी तरह से यहाँ पर मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी इसको रैप अप करना है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। और फंक्शनल एनाटॉमी जहाँ तक बात है आपको पता ही होगा इसका मीनिंग, मैंने CVS में बताया है और इसके पहले पार्ट 1 में भी बताया। फिर भी अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डाउट है, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ किडनी है वो देख लेना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ये देख लीजिए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन ये देखना है, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस ये देखना है। उसके बाद मैकेनिज्म डिफिसेशन ये देखना है, ये मैकेनिज्म ऑफ डिफिसेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना। और लास्ट में अंततः क्या आ जाता है, स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम्स। तो इसमें फिजियोलॉजिकल ओवरव्यू ऑफ स्पेशल सेंसेस, मतलब वो जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनका मॉडर्न आपको उस तरह से देखना है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स, स्लीप और ड्रीम की क्या फिजियोलॉजी है मॉडर्न के अनुसार, ये आपको देख लेनी है। और भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ये इस क्वेश्चन ने हिला के रख दिया था सबको, एक क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं पढ़ के गया था, इसलिए मेरा फ़ायदा हुआ और मैं लिख के आ गया। REM, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये आपको करके जाना है। इसी तरह से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने IMP देखे क्रिया के पेपर 2 के, और हमारा यहाँ पर IMP सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है और यहाँ पर ये ख़त्म होता है। कल से 2-3 हम गाइडेंस वाले वीडियो डाल करके जल्दी से आपके नेक्स्ट वीक से ही हम क्या शुरू कर देंगे। आज थर्सडे है और कल जो है फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन 3 गाइडेंस वाली वीडियो आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और नेक्स्ट मंडे से आपके सैम्पल पेपर्स शुरू हो जाएंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ आप बताना चाहते हैं वहाँ पे लिखिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए PDF के लिए। मैं फ़िलहाल मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।